हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बेटा हम फिर से मिले हैं हमारे बैच नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर हमारे अगले चैप्टर के डिस्कशन के लिए। अगला चैप्टर बोले तो बेटा हम लोगों ने सॉलिड स्टेट डिस्कस कर दिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डिस्कस कर लिया, हमने केमिकल काइनेटिक्स भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, विलयन। आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। मतलब मैं ये बोलूं तुम्हारी 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर यही है। ठीक है, जल्दी से इसके अच्छे अच्छे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ठीक है जी, स्टार्ट करें क्या? चलो शुरू करते हैं एक एक करके। आइए, तो हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विलयन। ठीक बात है। करने क्या वाले हैं हम भाई, हमेशा की तरह फिक्स ही है, हमें तो एक ही काम करना आता है, पीवाईक्यूज को डिस्कस करना है। ठीक है जी, चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखना सवाल को। सवाल ये कह रहा है एक मोलल विलयन जिसमें 0.5 मोल विलय हो, उसमें विलायक कितना होगा। भाई सवाल को ध्यान से सुनो। सवाल ने आपको मोललता दे दी, सवाल ने आपको विलय के मोल दे दिए, और सवाल ने आपसे विलायक के बारे में डेटा पूछा है कि या तो विलायक का भार बता दो या विलायक का आयतन बता दो। क्या आ सकता है वो देख लेंगे। अब सुनना ध्यान से। अगर हम यहां बात करें तो बेटा जी, मोललता का सूत्र क्या होता है। ये एक तरीके का सांद्रता पद है। इसका सूत्र होता है विलय के मोल, इसका सूत्र होता है विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, और वो भी किस यूनिट में, केजी में। अगर केजी में ना रख के ग्राम में रखना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, और वो भी अगर रखना है ग्राम में तो बेटा जी आपको कुछ नहीं करना, आपको कन्वर्जन लगाना है। ऊपर किससे गुणा करना है, 1000 से। ऊपर किससे गुणा करना है, 1000 से। ठीक है, ये मोललता का सूत्र हो गया। अगर ये आपका मोललता का सूत्र हो गया है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बोलेंगे आपके पास एक मोलल विलयन है, मतलब मोललता का मान तो एक है, विलय के मोल है 0.5, आपको विलायक का भार निकालना है। इतना आसान सवाल है। अगर इतना आसान सवाल है तो देखना 1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन विलायक का भार इंटू हमने ऊपर किससे गुणा कर दिया, 1000 से, और यहाँ पे विलायक का भार आपका किस यूनिट में है, ग्राम में। ठीक है, अगर यहां से विलायक का भार हम निकालते हैं ग्राम में तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो वैल्यू बराबर आएगी 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 के, और इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 500 ग्राम। इसे अगर सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 500 ग्राम। अगर 500 ग्राम आंसर आ जाएगा तो बेटा जी सीधा ऑप्शन आपका टिक होने वाला है, 500 ग्राम विलायक। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर फिर ये एमएल वाले ऑप्शन दिए ही क्यों थे, हमारे मजे लेने के लिए। तो बेटा जी अगर ये कहता जलीय विलयन है, अगर ये कहता जलीय विलयन है तो तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दूं, जलीय विलयन में जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम प्रति एमएल। जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम प्रति एमएल, और घनत्व का सूत्र क्या होता है, W/V। तो यहां से हम ये कहें अगर W/V का मान 1 के बराबर है तो जितना भार है ग्राम में उतना ही आयतन हो जाएगा एमएल में। जितना भार है ग्राम में उतना ही आयतन किस में हो जाएगा, एमएल में हो जाएगा। यानी कि 500 ग्राम विलायक या 500 ग्राम जल आपका किसके बराबर होता, 500 एमएल जल के बराबर भी होता। पर यह चीज सिर्फ जब लागू है, ये चीज केवल तब लागू है जब जल की बात है। बाकी केस में घनत्व तो थोड़ी 1 के बराबर होता है। अब इसने हमें सवाल में लिख के तो नहीं दिया जल है कि नहीं है, तो हम तो क्या मानेंगे भाई, हम तो सीधा सीधा मानेंगे कि 500 ग्राम विलायक आपका आंसर आ गया है। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का आसान था क्या, हम साथ साथ हैं, बिल्कुल जी हम साथ साथ हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ फिर, अगर साथ साथ है तो आओ भाई। सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा समीकरण डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का समीकरण नहीं है। उसने ना आपको क्या किया है, कुछ समीकरण दिए हैं और उसने कहा है बताओ इनमें से कौन सा समीकरण डाल्टन के आंशिक दाब का समीकरण नहीं है। ठीक है जी, और यहां पे उसने बोला है पी को आप गैसीय मिश्रण का कुल दाब माने तो बेटा ये स्मॉल पी है, इसको कैपिटल पी ना माने, ये स्मॉल पी है। ठीक है, तो अब मैं आपको रिवाइज करवाऊं जल्दी से कि डाल्टन का आंशिक दाब वाला नियम होता क्या था। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पीपी।
पीपी क्या होता है सर? पीपी तो हम बचपन में स्कूटर पे जाने के लिए पापा को बोलते थे। अरे वो वाली पीपी नहीं भाई, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि आपके पास में अगर एक गैसीय मिश्रण है जिसमें गैस नंबर 1 है, गैस नंबर 2 है, गैस नंबर 3 है और गैस नंबर 4 है, तो हम बोलेंगे हर गैस अपना अपना आंशिक दाब लगा रही होगी। हर गैस अपना अपना आंशिक दाब लगा रही होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है कि जो टोटल कुल आंशिक दाब है गैस का, कुल दाब जो है गैस का, वो किसके बराबर है? गैस के आंशिक दाबों का योग। ये है पहला एक्सप्रेशन कि जो गैस के मिश्रण का कुल दाब है वो किसके बराबर है? आंशिक दाबों का सम है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात ये है कि हर गैस का जो आंशिक दाब है वो किसके बराबर है? उस गैस के मूल भिन्न इनटू उस गैस के कुल दाब के। हर गैस का जो आंशिक दाब है वो किसके बराबर होगा? उस गैस का मूल भिन्न इनटू उस गैस के कुल दाब के। और इसी प्रकार आगे भी चलेगा। ठीक है, तो कुल दाब आपका हो गया आंशिक दाबों का योग, और हर गैस का जो आंशिक दाब होता है वो किसके बराबर होता है? उस गैस के मूल भिन्न इनटू उस गैस के कुल दाब के। समझ आई क्या बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यहां तक सब क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो ये तुम्हारा डाल्टन लॉ होता है ना जी? चलो, यहां पे तुम्हें एक और बात पता है, ये तुम्हारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, ऊपर वाला तुम्हारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि कोई भी आदर्श गैस जो होती है वो इस समीकरण का पालन करती है। कोई भी आदर्श गैस जो होती है वो इस समीकरण का पालन करती है। और यहां से तुम ये लिख सकते हो कि दाब की वैल्यू क्या है? यहां से तुम ये लिख सकते हो दाब की वैल्यू क्या है? nRT/V। दाब की वैल्यू क्या है? nRT/V। तो बेटा जी हम यहां पे कुल दाब को क्या लिख सकते हैं? N1RT/V1 प्लस N2RT/V2, या अगर आयतन भी समान है, मोल तो अलग अलग होंगे, तो N1RT/V प्लस N2RT/V प्लस N3RT/V प्लस N4RT/V, और इस तरीके से चलता रहता है। सही बात है? ठीक है, पक्का? तो इस तरीके से भी तुम यूज कर सकते हो। तो अगर ये सारी बातें तुम्हें समझ आती हैं तो आओ जरा ऑप्शन देख लें फिर क्या है। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि जो किसी भी गैस का आंशिक दाब है वो किसके बराबर है? वो बराबर है मोल भिन्न इंटू पीआई नॉट के। और पीआई नॉट क्या होता है? यहां पे लिखना भूल गया है जिसने भी ये पीपीटी बनाई है एडिटर ने। पीआई नॉट होता है गैस का शुद्ध वाष्प दाब। अब यार गैस का शुद्ध वाष्प दाब जैसा तो हम डाल्टन लॉ में कुछ नहीं पढ़ते, हम तो हर गैस का आंशिक दाब पढ़ते हैं, हम तो वाष्प दाब तक नहीं पढ़ते। अगर वाष्प दाब ही नहीं पढ़ते तो ये एक्सप्रेशन तो गलत हो गया, यानी कि हमारा आंसर तो यही हो गया। सवाल ने हमें यही तो कहा था कि भैया वो वाला समीकरण, वो वाला ऑप्शन बताओ जो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का सही मायने में पालन नहीं करता। कौन नहीं करता? ए ऑप्शन ही गलत आ गया है, तो ये आंसर हो गया। पर एक बार देख ले, इतनी जल्दी आंसर आता है तो कभी कभी घबराहट हो जाती है, तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेने चाहिए। अगर बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेने चाहिए तो आओ भाई, बी ऑप्शन कह रहा है कि जो गैस का कुल दाब है वो आंशिक दाबों का सम है। किसी भी गैस का जो कुल दाब है वो उसके आंशिक दाब का सम है, जहां P1 हो गया गैस 1 का आंशिक दाब, P2 हो गया गैस 2 का आंशिक दाब, P3 हो गया गैस 3 का आंशिक दाब। अगर मेरे पास तीन गैसों का मिश्रण है तो ये तो ठीक है। अगर ये ठीक है मेरे पास कि P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन तो होता ही है। ये है डाल्टन का नियम। ठीक है जी, ये देखो N1RT/V प्लस N2RT/V प्लस N3RT/V। हाँ जी, क्योंकि आप हर आंशिक दाब को PV इक्वल टू NRT से NRT/V तो लिख ही सकते हो। तो बस फिर P1 की जगह N1RT/V, P2 की जगह N2RT/V, P3 की जगह N3RT/V। ये भी हो गया। और आखिरी ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है वो उसके मूल भिन्न इंटू कुल दाब के बराबर है। ये सही है, क्योंकि P कुल दाब है, ये मैंने शुरुआत में बताया है। ये तो सही है, यही तो होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कभी भी शुद्ध वाष्प दाब से मल्टीप्लाई नहीं होता, कुल दाब से बराबर होता है। तो ये तो ठीक है एक्सप्रेशन, ए वाला गलत हो गया, तो ए आंसर आ गया हमारा। सही है? समझ आई क्या बात? बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या यहां तक? बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर है तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तुम देखो इतने इतने से स्पेस में सवाल सॉल्व हो रहा है समझ रहे हो? इतने इतने से स्पेस में सवाल सॉल्व हो रहा है। तो अब ये देखो, ये अगला सवाल है, जैसे कि देखते हैं ये क्या चीज है भाई। निम्न विलयनों को बनाया जा रहा है 10 ग्राम ग्लूकोज में 250 ml जल,
10 ग्राम यूरिया में 200 ml जल और 10 ग्राम सुक्रोज में, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सी आएगा, 10 ग्राम सुक्रोज में 250 ml जल। और आपको सबके लिए P1 P2 P3 दिया। ये P1 P2 P3 क्या है? परासरण दाब है। क्या है? परासरण दाब। तो यदि P1 P2 P3 परासरण दाब हो तो इनका सही क्रम बताना है भाई, क्या होगा? आसान सी बात है। क्या सोचना है आपको? ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे, आप ये बात पे दिमाग लगाइए कि परासरण दाब आखिर होता क्या है। परासरण दाब आखिर होता क्या है? तो परासरण दाब का अगर आप सूत्र देखोगे तो परासरण दाब का सूत्र होता है, हम इसको जनरली लिखते हैं पाए से, और होता है ये पाए इज इक्वल टू सी आर टी। पाए आपका किसके बराबर होता है? सी आर टी, जहां पे सी होती है सांद्रता विलयन की, आर होता है उसका गैस नियतांक, और टी होता है उसका ताप जिसे हम केल्विन में लिखते हैं। ठीक है, पाई हो गया सी आर टी के बराबर। ठीक है बेटा, अब एक बात सोचो, आर तो वैसे ही फिक्स होता है और ताप के बारे में उसने कुछ नहीं बोला तो ये भी फिक्स ही होगा। तो यहां से हमें ये समझ में आएगा कि जो पाए है वो सी के समानुपाती होगा, जो परासरण दाब है वो सांद्रता के समानुपाती होगा। बोलो हाँ या ना? जो परासरण दाब है वो सांद्रता के समानुपाती होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि सांद्रता का मतलब यहां कौन होती है? मोलरता। और मोलरता क्या होती है? विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी किस यूनिट में? लीटर में। विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी किस यूनिट में? लीटर में। ठीक है, तो हमें ये पता है कि परासरण दाब जो है वो समानुपाती हो गया विलेय के मोल अपॉन विलयन के आयतन के। चलो जी, यहां तक बात समझ आ गई। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। हमें यहाँ पे क्या आयतन के लिए कुछ दिया है? नहीं दिया। अगर हमें आयतन के बारे में भी कोई बात नहीं की तो हमें उसे भी फिक्स ही मानना पड़ेगा, तो हम इस चीज को भी फिक्स मान लेंगे। ठीक है जी, अगर इसे भी फिक्स मान लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो तुम्हारा परासरण दाब है ये विलेय के मोल के समानुपाती है। जो परासरण दाब है वो विलेय के मोल के क्या है? समानुपाती। अब विलेय के मोल क्या होते हैं? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, यही तो होता है। ठीक है जी, तो यहां पे लिखते हैं, हम बोलेंगे पाई का मान किसके बराबर होता है? दिया गया भार विलेय का अपॉन मोलर भार विलेय का। दिया गया भार विलेय का अपॉन मोलर भार विलेय का। ठीक है बेटा जी, दिया गया भार आपको हर जगह 10 ग्राम दिया है, आयतन हर जगह 250 ml दिया है। ठीक है, ये आयतन भी 250 ml है, ये गलत लिखा हुआ है 200, इसको 250 लिखना। ये भी 250 है और ये भी आपका आयतन फिक्स हो गया, और आपको दिया गया भार भी सब जगह फिक्स ही दिया है 10 ग्राम। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। आयतन फिक्स कर दिया क्योंकि सब जगह 250 है, दिया गया भार फिक्स हो गया क्योंकि सब जगह ही 10 ग्राम है। पर अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारा विलेय अलग अलग है। तुम्हारा एक जगह ग्लूकोज है, एक जगह यूरिया है, और एक जगह सुक्रोज है। एक जगह ग्लूकोज है, एक जगह यूरिया है, और एक जगह सुक्रोज है। तो हम ये कहेंगे कि हर केस में हम बोलेंगे कि जो परासरण दाब है वो आपका विलेय के मोलर भार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। जो परासरण दाब है वो विलेय के मोलर भार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, परासरण दाब जो है वो विलेय के मोलर भार के व्युत्क्रमानुपाती है बेटा। अगर विलेय के मोलर भार के व्युत्क्रमानुपाती है तो मैं सीधा सा बोल दूं क्या कि जहां मोलर भार सबसे ज्यादा होगा वहां परासरण दाब सबसे कम होगा, और जहां मोलर भार सबसे कम होगा वहां परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा जी पहले मोलर भार चेक ही कर लेते हैं। अगर मोलर भार चेक ही करना है तो बेटा फर्स्ट वाला है आपका ग्लूकोज, फर्स्ट वाला है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए मोलर भार क्या हो जाएगा? 180 ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज के लिए मोलर भार क्या हो जाएगा? 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, दूसरा कौन है? दूसरा है यूरिया। अगर मैं दूसरा बोलता हूं यूरिया, तो यूरिया का मोलर भार क्या हो जाएगा? 60 ग्राम प्रति मोल। और अगर मैं बोलता हूं तीसरा, तीसरा है मेरे पास में सुक्रोज। ठीक है जी, तो सुक्रोज का मोलर भार आपको पता हो 342 ग्राम पर मोल। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये मोलर भार आपको कैसे पता, हमको तो नहीं पता। तो बेटा मोलर भार पता होने चाहिए, नहीं पता तो सूत्र से निकाल लो यार, कोई बड़ा काम थोड़ी है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। ग्लूकोज होता है C6H12O6।
यूरिया होता है NH2CO NH2 और सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज होता है C12H22O11, यूरिया होता है NH2CO NH2 और ग्लूकोज होता है C6H12O6। सही है, ये तीन आपके पास में आ गए। अब बेटा तीनों के मोलर भार तुम्हारे पास है, अगर मोलर भार है तो परासरण दाब का अब ऑर्डर बताने में दिक्कत थोड़ी है। जिसका मोलर भार सबसे कम उसका परासरण दाब सबसे ज्यादा। यूरिया के लिए कितना है P2, तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी P2 की, फिर होगी P1 की, और सबसे कम किसकी होगी P3 की। तो हम बोलेंगे P2 P1 P3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, P2 P1 P3। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है क्या, समझ आया क्या सवाल? बताओ भाई, फील आई क्या? इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं शामिल करी, वांट ऑफ गुणक। क्यों नहीं शामिल करा? एक्चुअली सूत्र क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT। पर वो किन के लिए होता है, वैद्युत अनपघट्यों के लिए नहीं होता है, वो वैद्युत अपघट्यों के लिए होता है। ये जो सारे हैं वैद्युत अनपघट्य हैं, क्योंकि जल में जाके टूटते नहीं है, विघटित नहीं होते, ना ही तुम्हारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे संगुणित होते हैं। तो हम बोलते हैं इन ये वैद्युत अनपघट्य हैं, और वैद्युत अनपघट्यों के लिए तो यही फॉर्मूले से काम चल जाता है। ठीक है, समझ आई बात? गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। ये देखो सवाल, अच्छा सवाल। सवाल कह रहा है एक विलयन है जिसका वाष्प दाब आपको बताना है। वो विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, बेंजीन और ऑक्टेन से। उनके मोलर अनुपात का आपको वैल्यू दिया है। आपको ये बोला है 45 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब है 280 mmHg और ऑक्टेन का शुद्ध वाष्प दाब है 420 mmHg। देखना ध्यान से, 45 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब है 280 mmHg। तो हम बोलेंगे बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब है 280 mmHg और ऑक्टेन का शुद्ध वाष्प दाब है कितना, ऑक्टेन का शुद्ध वाष्प दाब आपके पास कितना है, 420 mmHg। ठीक है बेटा, ये आ गया, ये है ऑक्टेन और ये है बेंजीन। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये है। और आपके पास में इनका मोलर अनुपात भी है। आपके पास मोलर अनुपात है बेंजीन और ऑक्टेन का कितना, 3/2। मोलर अनुपात कितना है आपके पास में बेंजीन और ऑक्टेन का, 3/2। बेटा अगर मोलर अनुपात ये है तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं निकालना चाहता हूं मोल भिन्न बेंजीन का तो वो वैल्यू होगी 3/3+2 के, और अगर मैं ऑक्टेन की बात करता हूं तो वो वैल्यू हो जाएगी 2/3+2 के। तो बेंजीन के लिए वैल्यू होगी 3/5, ऑक्टेन के लिए वैल्यू होगी 2/5। ठीक है, बेंजीन के लिए वैल्यू होगी 3/5, ऑक्टेन के लिए वैल्यू होगी 2/5। सही बात है, बहुत बढ़िया। बेंजीन ऑक्टेन का केस आ गया, आपके पास में वाष्प दाबों का केस आ गया, इतनी चीज आ गई है। आपको विलेन का वाष्प दाब बताना है, राउल्ट का नियम लगा दो, बचा ही क्या है, किसका वेट कर रहे हैं? डायरेक्ट राउल्ट का नियम लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट राउल्ट का नियम ही लगा सकते हैं तो हम बोलेंगे कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, XA/PA0 प्लस XB/PB0। ठीक है, XA/PA0 प्लस XB/PB0, यही तो होता है राउल्ट का नियम। और आपको PT बताना है। अगर आपको PT बताना है तो हम PT क्या लिखेंगे, XA/PA0। XA/PA0 का मतलब बेंजीन का मोल भिन्न इंटू बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब कितना, 280। ठीक है, प्लस टोलुइन का मोल, टोलुइन नहीं है, ऑक्टेन है इस बार, ऑब्वियसली ऑक्टेन का मोल भिन्न इंटू ऑक्टेन का शुद्ध वाष्प दाब कितना है, 420। इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखना ये 5 की टेबल से कटेगा, 5 5 जा 25, 3 0 5 6 जा 30, ये वैल्यू हो जाएगी 168। प्लस इसको सॉल्व करो, इसको 5 की टेबल से काटोगे, 5 8 जा 40, 2 0 5 4 जा 20, ये वैल्यू भी हो जाएगी 168। इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, 336 mmHg। आंसर क्या आएगा, 336 mmHg। अगर 336 mmHg आंसर आएगा तो आई गेस आपको आपका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि आपके विलयन का कुल वाष्प दाब कितना आ गया है, 336 mmHg। आ गया है क्या?
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, समझ आई बात? गुड। अगर ये भी क्लियर हो गया है, अगर ये भी क्लियर हो गया है, तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कुछ छोटे छोटे टुच्चे 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 से सवाल हैं हमारे पास। ठीक है, चलते हैं एक एक करके, आइए। जैसे कि अगर आप इस सवाल को देखें, अब जैसे कि इस सवाल को देखें आप, तो हम बोलेंगे कि हमें यह बताना है कि राउल्ट के नियम के अनुसार कौन सा मिश्रण धनात्मक विरचन प्रदर्शित करता है। राउल्ट के नियम के अनुसार कौन सा मिश्रण धनात्मक विरचन दिखाता है। तो बेटा धनात्मक विरचन का मतलब क्या होता है? धनात्मक विरचन आपके वो वाले विलयन दिखाते हैं जिनका जो वाष्प दाब है वो राउल्ट्स के वाष्प दाब से ज्यादा आ रही हो वैल्यू। धनात्मक विरचन आपके वो वाले विलयन दिखाते हैं जिनका जो वाष्प दाब है उनकी वैल्यू राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब आ रहा है उससे ज्यादा आती हो। मतलब हम बोलेंगे कि यदि आपके विलयन में जो कुल वाष्प दाब है वो राउल्ट्स के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब आता है उससे ज्यादा वैल्यू रखता हो, तो हम बोलेंगे कि ये विलयन आपके कैसे होते हैं? जो धनात्मक विरचन दिखाते हैं। ये विलयन आपके कैसे होते हैं? जो धनात्मक विरचन दिखाते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, धनात्मक विरचन तक तो मेरी बात हो गई। अब अगर ये विलयन आपका धनात्मक विरचन दिखाते हैं तो धनात्मक विरचन में कौन से विलयन आते हैं? तो आपको कुछ कुछ केसेस याद रखने होते हैं, जैसे कि बेंजीन, टोलुइन और क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। ये दिखने में एक जैसे हैं। देखो, इथेन के आगे यहाँ क्लोरो लग गया और यहाँ ब्रोमो लग गया। यहाँ दोनों में बेंजीन है, बस इसमें बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है। तो जो दिखने में एक जैसे होते हैं ना, ये तो आदर्श विलयन बनाते हैं। तो ये तो आदर्श विलयन है, इनका वाष्प दाब राउल्ट्स के वाष्प दाब के बराबर ही आता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ये दो केस, ये दो केस। तो बेटा जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है ना, ये ऋणात्मक विरचन दिखाते हैं। ये क्या करते हैं? इनके केस में जो विलयन का कुल वाष्प दाब होता है वो आपके पास राउल्ट्स के वाष्प दाब से कम आता है, तो ये आंसर भी नहीं है। पर अगर आप बात करें डी ऑप्शन की, इथेनॉल और एसीटोन, जब इन्हें मिक्स करते हैं तो हम बोलते हैं ये धनात्मक विरचन दिखाते हैं। धनात्मक विरचन का क्या मतलब होता है? धनात्मक विरचन का मतलब ये होता है कि इथेनॉल को अगर आप A माने और एसीटोन को अगर आप B माने, तो हम बोलते हैं A या B के अंदर जो आकर्षण होता है, इथेनॉल इथेनॉल के अणुओं में जो आकर्षण होगा, एसीटोन एसीटोन के अणुओं में जो आकर्षण होगा, वो ज्यादा होगा किससे? इथेनॉल एसीटोन के अणुओं से ज्यादा होगा। किससे? इथेनॉल एसीटोन के अणुओं से। समझे बात? ये चीज समझ में आ रही है? ये होता है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं इस वजह से जो वाष्प दाब होता है वो ये आता है। अब इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली इतना समय भी नहीं होता एग्जाम में, आपको कुछ केसेस याद ही रख लेने चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, यहाँ वाष्प दाब ज्यादा आता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? गुड। अगर ये क्लियर है, आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल न्यूमेरिकल वाला सवाल है। अगला सवाल क्या है? न्यूमेरिकल वाला सवाल है। ध्यान से देखें कैसे है। हम बोलेंगे 0.078 मोलल विलयन के लिए हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए यदि किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वैद्युत अनअपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य, यदि किसी वैद्युत अनअपघट्य को बेंजीन में मिलाया जाता है और आपको बेंजीन के लिए Kf का मान दिया है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, 5.12 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये आपके पास में सवाल है। अगर ये आपके पास में सवाल है तो देखिएगा, आपको वैद्युत अनअपघट्य बोला है तो वॉन्ट ऑफ गुणक का सवाल तो खत्म हो गया, एक्सप्रेशन हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। डेल्टा TF किसके बराबर हो गया? KF इंटू एम। जहां पे आपका विलयन क्या है आपको ये समझना जरूरी है। हम बोलेंगे हमारा विलयन क्या है? हमारा विलयन है वैद्युत अनअपघट्य को, किसी वैद्युत अनअपघट्य को मैंने किस में मिला दिया है? बेंजीन में। वैद्युत अनअपघट्य को मैंने किस में मिला दिया है? बेंजीन में। जब इसको मिला दिया है तो ये आ जाता है डेल्टा TF किसके बराबर? KF इंटू एम। अगर डेल्टा TF KF इंटू एम के बराबर आ जाता है तो बेटा सीधी सी बात है, आपसे डेल्टा TF ही तो पूछा है। अगर डेल्टा TF ही तो पूछा है, क्योंकि डेल्टा TF क्या होता है? हिमांक में अवनमन होता है। अगर ये हिमांक में अवनमन होता है बच्चे, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा TF जो है वो किसके बराबर? KF का मान क्या हो गया? 5.12
इंटू मोललता कितनी आ गई 0.078, मोललता कितनी आ गई 0.078। इसको सॉल्व करना है। अब देखो तुम कहोगे सर इतना डिफिकल्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो कैलकुलेटर भी नहीं मिलता। अरे बच्चे रो मत, ध्यान से, मैंने हमेशा सिखाया है जब कुछ ना समझ आए अप्रोक्सीमेशन लगाएं। अगर अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो सुनना ध्यान से, हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो गया 5 इंटू 0.078 को मान लेते हैं 0.08। बताओ क्या दिक्कत है, कोई मसला है? नहीं है, नहीं है तो इसको हटाओ, यहाँ पे 100 लगाओ। आंसर क्या आएगा 40/100 आएगा। अगर आंसर आएगा 40/100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आंसर आएगा 0.4 केल्विन। डेल्टा टी एफ का मान क्या आएगा 0.4 केल्विन। और अगर 0.4 केल्विन आएगा तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 0.4 केल्विन आपका आंसर। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सब सही, बहुत बढ़िया। अगर ये आपका सही है तो ये तो आसान सवाल हो गया इसका मतलब। देखो अगला सवाल, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। मतलब मैं कहता हूं किसी को फ्री में 4 नंबर बांटने का मन होगा तो ये सवाल दे देगा। किसी को फ्री में 4 नंबर बांटने का मन होगा ना लिटरली, तो ये सवाल दे देगा। कैसे करेंगे सुनना, समपरासारी विलयन में क्या समान होता है? बेटा समपरासारी विलयन क्या होते हैं? जिनमें परासरण दाब क्या हो, समान हो। नाम से ही समझ आ रहा है, सम बोले तो समान और परासारी मतलब परासरण विलयन। तो समपरासारी विलयनों में समान क्या होता है, परासरण दाब समान होता है, तो बी आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ आगे, आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प बताइए। तो आदर्श विलयन क्या होता है? यार देखो दो तरीके के विलयन होते हैं, आदर्श और अनादर्श। आदर्श वो होते हैं जो हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श वो होते हैं जो कभी भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अब आदर्श विलयन आपके वो होते हैं जो हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो हम बोलेंगे ये वो हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अनादर्श जो नहीं पालन करते, तो यानी कि वहां पे वाष्प दाब राउल्ट से नहीं आता, या तो राउल्ट वाली वैल्यू से ज्यादा आता है या राउल्ट वाली वैल्यू से कम आता है। अगर राउल्ट वाली वैल्यू से ज्यादा आता है तो उसको आप कह देते हो धनात्मक विरचन, अगर राउल्ट वाली वैल्यू से कम आता है तो उसे आप कह देते हो ऋणात्मक विरचन। यहां तक बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो सुनना ध्यान से, आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प क्या होगा? तो आदर्श विलयन के लिए ना बेटा हम ये बोलते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, मतलब विलय और विलायक को मिलाने पर किसी प्रकार की ऊर्जा का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा, विलय और विलायक को मिलाने पर आयतन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता। अगर 10 ml को 10 ml में मिलाया है तो फाइनल विलयन 20 ml ही बनेगा, ना 20.1 बनेगा ना 19.9 बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है। बेटा क्योंकि ये एक स्वतः प्रक्रिया है तो इसके लिए हम बोलते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग तो धनात्मक होती है और डेल्टा जी मिक्सिंग ऋणात्मक होती है। डेल्टा एस मिक्सिंग धनात्मक होने का कारण है क्योंकि विलयन जो बन रहा है उसमें विलय और विलायक दोनों के अणु मिक्स हो गए हैं। अगर दोनों के अणु मिक्स हो गए हैं तो विलयन में अणुओं की संख्या बढ़ गई है। अगर अणुओं की संख्या बढ़ गई है दोस्त, तो ऑब्वियस सी बात है स्वतः प्रक्रिया है, डेल्टा एस ज्यादा होगा तो ये बढ़ गया और डेल्टा जी घट गया। अगर हमारे पास ऐसा सीन है, अगर हमारे पास ऐसा सीन है, अगर ये सारी बातें सही हैं, तो फिर ये आदर्श विलयन के लिए होती है। देख लो कौन सा ऑप्शन मिक्स हो रहा है, मैच हो रहा है। मिक्स क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। विलयन बनाते बनाते मिक्स करने लग गया हूं मैं। मिक्स नहीं करना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, ऑप्शन से ही टिक करना है। देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग, ये एन नहीं है भैया, एक्स है ये भैया। आज मुझे एडिटर को पकड़ना ही पड़ेगा, आज मुझे एडिटर को पकड़ना ही पड़ेगा, उसने गजब कर दिया आज पीपीटी बनाने में। तो डेल्टा एस मिक्सन जो होता है वो 0 होता है क्या आदर्श विलयन के लिए? नहीं भैया, धनात्मक होता है क्योंकि अणु की संख्या बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉन जीरो होता है क्या? ना 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 ना, क्या होता है डेल्टा वी मिक्सिंग तो आदर्श विलयन के लिए 0। अगर 0 होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, डेल्टा एच मिश्रण 0 होता है क्या? हाँ बेटा, क्योंकि आदर्श विलयन के लिए ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता ही नहीं है, तो आंसर आ गया सी। और डी कह रहे डेल्टा जी मिक्सिंग 0, ना 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 ना, डेल्टा जी तो ऋणात्मक होना चाहिए क्योंकि ये स्वतः प्रक्रिया है। विलय विलायक को मिलाओगे तो विलयन अपने आप ही बनेगा। स्वतः प्रक्रिया के लिए तो डेल्टा जी ऋणात्मक ही आता है। कितनी बार बात कर ली है, थर्मो में बात कर ली थी, इलेक्ट्रो में बात कर ली थी। ठीक है, समझ आई बात? गुड, इजी था ये सवाल। चलो आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाएगा? निम्न में से कौन सा मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाएगा? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होता है? हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। बेटा कौन बनाता है ये? तो देखो स्थिर क्वाथी आपके क्या होते हैं, ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें द्रव की और गैसीय जो मोल भिन्न की सांद्रता होती है वो बिल्कुल समान होती है, ठीक है। ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन जिसके अंदर द्रवित और गैसीय विलयन की सांद्रता क्या होती है, बिल्कुल समान, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं अधिकतम क्वथनांकी, एक होते हैं न्यूनतम क्वथनांकी। अब ये कैसे डिसाइड होता है? तो बड़ी आसान सी बात है बेटा, जो आपका वाष्प दाब होता है ना वो क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वाष्प दाब क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अगर मैं कहीं कह रहा हूं अधिकतम क्वथनांकी तो वाष्प दाब क्या है, न्यूनतम। अगर मैं कह रहा हूं न्यूनतम क्वथनांकी तो वाष्प दाब क्या है, अधिकतम। तो अगर अधिकतम क्वथनांकी है तो वाष्प दाब न्यूनतम हो गया, वाष्प दाब न्यूनतम हो गया तो वाष्प दाब न्यूनतम कहां होता है, ऋणात्मक विचलन में। क्यों? देखो हम बोलते हैं आदर्श के केस में तो, आदर्श के केस में तो विलयन का वाष्प दाब राउल्स वाले वाष्प दाब के बराबर होता है, जो राउल्स वाले सूत्र से आता है। परंतु अगर मैं अनादर्श की बात करूं, परंतु अगर मैं अनादर्श की बात करूं तो दो स्थितियां आती है, एक जब कुल वाष्प दाब राउल्स के वाष्प दाब से ज्यादा है, और एक जब कुल वाष्प दाब राउल्स के वाष्प दाब से कम आए, ठीक है। अगर कुल वाष्प दाब राउल्स वाले से ज्यादा आए तो हम इसे कहते हैं धनात्मक विचलन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन। और अगर आपका कुल वाष्प दाब राउल्स के वाष्प दाब से कम आए इसे हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन, ठीक है जी। अगर इस तरीके से हमारे पास स्थिति है तो ध्यान से देखो, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, कहीं पे क्वथनांक अगर अधिकतम है तो वाष्प दाब न्यूनतम होना चाहिए, वाष्प दाब न्यूनतम होना चाहिए मतलब ऋणात्मक वाला होना चाहिए। ऋणात्मक वाले एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ऋणात्मक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है अम्ल प्लस जल, ऋणात्मक विरचन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है अम्ल प्लस जल, और पहला ऑप्शन ही वही है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। अगर अम्ल प्लस जल है, नाइट्रिक अम्ल प्लस जल, तो ये आंसर हो गया। जिसका जिसका हम बोलेंगे वाष्प दाब न्यूनतम होगा उसका क्वथनांक अधिकतम होगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। दैट्स इट, सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है। पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है साहब। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या है सवाल की लैंग्वेज, समझो ध्यान से। हम बोलेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन के लिए वॉन हॉफ गुणक का मान क्या होगा, ठीक है। एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उसके तनु जलीय विलयन के लिए वॉन हॉफ गुणक का मान क्या होगा। अब ध्यान से सोचो, वैद्युत अपघट्य है बेरियम हाइड्रोक्साइड और वो भी प्रबल, तो हम बोलेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका जल में कैसे टूटेगा, ये टूटेगा बेरियम आयन और OH माइनस आयन, बेरियम आयन और OH माइनस आयन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गई बात, ठीक है जी। अगर ये आ गई है हमारे पास में बात बेरियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन की, तो अब ध्यान से देखिएगा, हम बोले T इक्वल टू 0 पे अगर इसका 1 मोल तो ये भी 0 और ये भी 0। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, एक में से अगर अल्फा गया तो यहां भी अल्फा और यहां आ गया 2 अल्फा, एक में से अल्फा गया तो यहां अल्फा और वहां क्या आ गया 2 अल्फा। तो बेटा जी मैं ये बोलूं क्या, ये तुम्हारे मोल है विघटन के बाद के और ये तुम्हारे मोल है विघटन के पहले के। तो बेटा इस तरीके से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे I का मान क्या हो जाएगा, विघटन के बाद के मोल अपॉन विघटन के पहले के मोल का अनुपात, विघटन के बाद के मोल अपॉन पहले के मोल का अनुपात। अगर ऐसा है तो देखना I का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो हम बोलेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, I का मान क्या आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। I का मान आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको अल्फा तो पता ही नहीं, आप वॉन्ट ऑफ गुणक बताओगे कैसे? तो बेटा हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब तक अल्फा के बारे में कुछ ना मेंशन हो, उसने कहा है प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल का मतलब है कि 100% आयनित हो रहा है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है ना, तो प्रबल का मतलब है कि 100% आयनित हो रहा है, मतलब अल्फा का मान अगर 100% है तो उसे हम 1 भी बोल सकते हैं।
अल्फा का मान यदि 100% है तो उसे हम 1 भी बोल सकते हैं, यानी कि अल्फा का मान 1 हो सकता है। अल्फा का मान अगर 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 1 + 2, तो आई का मान क्या हो जाएगा 3। आई का मान क्या हो जाएगा 3, तो हम बोलेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए वॉन ऑफ गुणक का मान क्या हो जाएगा 3। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए वॉन ऑफ गुणक का मान क्या हो जाएगा 3। समझ आई क्या बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ऑल गुड? पक्का? बहुत बढ़िया, तो आंसर आ गया बी, दैट इज 3। सही है, बहुत बढ़िया, इजी सवाल था। आगे बात करते हैं। ये वाला सवाल देखो, निम्न में से कौन से वैद्युत अपघट्य के लिए वॉन ऑफ गुणक का मान Al2SO4 होल थ्राइस के समान है यदि हमें अल्फा 100% दिया है? तो बेटा जी कोई दिक्कत ही नहीं है। Al2SO4 होल थ्राइस अगर अल्फा 100% है तो हम यही तो बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। ये कैसे टूट जाएगा? 2 तो एल्यूमिनियम आयन बनेंगे और 3 आपके सल्फेट आयन बनेंगे। तो टोटल कितनी संख्या हो गई 5, और अगर n का मान है 5 तो i का मान भी हो जाएगा 5। अगर n का मान 5 है तो i का मान भी 5 है। सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है जी। अगर ये बात समझ आती है तो आपको इन चारों में से वो वाला ऑप्शन टिक करना है जहां पे i का मान 5 हो, यानी कि इनको भी इनके आयनों में तोड़ना है। करके देखो, अगर इनको भी करके तोड़ना है तो बेटा ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 3 तो पोटेशियम आयन में और 1 हो जाएगा FeCN6-3 में। 3 पोटेशियम आयन और 1 FeCN6-3। टोटल कितने आयन्स हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4। अच्छा, यहां बात करें एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अगर एल्यूमिनियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये एल्यूमिनियम आयन है और 3 आपके नाइट्रेट आयन है, तो टोटल कितने आयन्स हो गए? 4। ये भी 4 और ये भी 4। सही है, चलो जी आगे बात करो। जो सी ऑप्शन है ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 4K+ और साथ में आपका क्या हो जाएगा FeCN6 4-। टोटल कितने आयन्स हो गए? 4 इसके और 1 इसका 5, तो हम बोलेंगे टोटल यहाँ कितने आयन्स हो गए? 5। तो पहले ऑप्शन से 4 आयन्स हो रहे थे, दूसरे ऑप्शन से 4 आयन्स हो गए, तीसरे ऑप्शन से 5 आयन्स हो गए, और आखिरी वाला जो ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, ये क्या होगा? 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, यानी कि टोटल आपके कितने आयन्स हो गए? 3। टोटल आपके कितने आयन्स हो गए? 3। समझ रहे हो क्या बात? तो बेटा जी यहाँ टोटल 3 आ गए। अब बताओ मुझे चारों ऑप्शंस में से तुम्हारे लिए सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो ऐसा ऑप्शन टिक करना है जहां i का मान 5 हो, और सी ऑप्शन में i का मान 5 है, तो हम बोलेंगे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, पक्का? गुड, ओके जी, चलो ये हो गया। आगे सुनो, निम्न में से किस विलयन का 0.1 मोलल हिमांक में सर्वाधिक अवनमन करेगा? किस विलयन का 0.1 मोलल हिमांक में सर्वाधिक अवनमन करेगा? अब एक बात सोचो, तुम्हें हिमांक में सर्वाधिक अवनमन बोला है और मैंने हमेशा बोला है डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है वास्तव में ये I × KF × M, परंतु हम I को वहां यूज नहीं करते जहां वैद्युत अनअपघट्य हो। पर अगर आप यहां ऑप्शन देखोगे तो ए ऑप्शन के अलावा बचे हुए तीनों ऑप्शन जो है वो वैद्युत अपघट्य हैं, क्योंकि वो जलीय विलयन में आयंस में टूटते हैं। ये बात हमको बेसिक केमिस्ट्री इतनी आती है। अगर इतना हमको पता है तो बेटा जी ग्लूकोज तो वैसे पिक्चर से हट गया, अब बाकी तीनों के हिसाब से आंसर देना है। सबके लिए मोललता सेम है और केएफ तो ऑब्वियसली सेम होगा। अगर केएफ सबके लिए सेम होगा क्योंकि विलायक सेम ही होता है, और कुछ नहीं मेंशन तो आप जल मान लोगे तो जल केएफ का फिक्स होता है। मोललता तुमने 0.1 फिक्स कर दी, तो तुम यहाँ पे ये कह सकते हो गया कि डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती? आई के। डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती? आई के। अगर डेल्टा टीएफ आई के समानुपाती है, अगर डेल्टा टीएफ आई के समानुपाती है, तो अगर अल्फा के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम उसको 1 मान लेंगे, तो आई का मान n के बराबर हो जाएगा। मतलब जितने आयनों में वो विघटित हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी विघटन का केस होता है आई का ये सूत्र होता है वाकई में, और अगर n का मान 1 ही मान लिया है तो ये चीज तो हट ही जाएगी, तो आई का मान 1 ही हो गया। आई का मान 1 ही हो गया मतलब n के बराबर ही हो गया। मतलब तुम ये बोलोगे ना यहाँ पे आई का मान n हो जाएगा, अल्फा का मान तुमने 1 माना, तो आई किसके बराबर? 1 + n-1, 1 और -1 कैंसिल, आई और n बराबर। अगर आई और n बराबर तो ये हो जाएगा। सुन लो ध्यान से, अब अगर आई और n बराबर तो हर ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, ठीक है, उसके लिए आई डिफाइंड ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये कैसे टूटता है? 2 एल्यूमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन, टोटल कितने आयन्स? 5।
2 एल्यूमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन, टोटल कितने 5। ठीक है। सी ऑप्शन है K2SO4। K2SO4 कैसे टूटेगा, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन, कुल कितने आयन्स 3। 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन, कुल कितने 3 आयन। और आखिरी ऑप्शन जो है KCl वाला, उसमें क्या होगा, 1 K+ और 1 Cl-, कुल कितने आयन्स 2। तो समझो बात को, पहले ऑप्शन में कुछ नहीं है तो हम 1 ही मान लेंगे। तो समझो बात को, 1 5 3 2। तुम्हें पता है डेल्टा TF I के समानुपाती है, जहां I सबसे ज्यादा वहां डेल्टा TF सबसे ज्यादा। अगर I सबसे ज्यादा और डेल्टा TF सबसे ज्यादा तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, और अगर ये ऑप्शन सही होना चाहिए तो बी आपका आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सब सही है क्या, गुड। अगर ये ठीक है, अगर ये ठीक है तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। सुनना ध्यान से, कैसे करोगे इसको, ये अच्छा सवाल है, कुछ लोगों को टफ लगता है इसलिए मैंने सोचा बता दूं। सवाल कह रहा है कि तुम्हारे पास 250 ml 2 मोलर HNO3 का विलयन तुम्हें बनाना है, उसके लिए कितना ग्राम सांद्र HNO3 तुम्हें चाहिए होगा। सांद्र HNO3 का मतलब है 70% HNO3। ठीक है, सांद्र HNO3 का मतलब है 70% HNO3। ओके, तो बेटा जी HNO3 की मोलरता पता है, HNO3 का आयतन पता है, तो HNO3 के मोल निकाल सकते हैं हम। कैसे, हम लिखेंगे मोलरता इंटू लीटर में आयतन, मोलरता इंटू लीटर में आयतन। ठीक है, मोलरता कितनी है 2, आयतन है 250 ml, तो हम उसे लीटर में लिख देंगे 250/1000। 0 से 0 कटा, ये आ गया 4 और ये इससे 1 कटेगा, ये आएगा 2, तो मोल हो गए 0.5। मोल कितने हो गए 0.5। ठीक है, HNO3 के कितने मोल्स हो गए 0.5 मोल। चलो मोल्स आ गए, मोल्स आ गए तो तुम्हें तो भार बताना है, तो भार कितना आ जाएगा HNO3 का, HNO3 का भार आ जाएगा 0.5 इंटू इसका मोलर भार। मोलर भार बोले तो 1 + 14 + 48, यानी कि 0.5 इंटू 63, यानी कि 63/2 ग्राम। ये आ गया, ये तो आ गया HNO3 के बारे में। तुम्हें सांद्र HNO3 का एग्जैक्ट डेटा चाहिए, वो कितना है 70% के हिसाब से है, तो हम बोलेंगे वेट ऑफ सांद्र HNO3, अगर हम उसे W' मान लें तो वो क्या हो जाएगा, ये जो कुल है तुम्हारे पास 63/2, अगर इसे मैं 70% यानी कि 0.7 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाना चाहिए। अगर आंसर आ जाना चाहिए, इसे सॉल्व कर दो। इसे सॉल्व करोगे अगर तो वैल्यू बनेगी 63/2 इंटू 7 और ऊपर आएगा 10, 2 से ये कटा 5 टाइम, 7 9 जा 63, 9 5 जा 45। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा 45 ग्राम। अगर आंसर आ गया 45 ग्राम तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 45 ग्राम। सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, सब सही, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से तुमने ये सवाल कर लिया। तो कुछ नहीं किया, मोलरता और आयतन से पहले मोल निकाले, मोल से बाहर निकाला और फिर 70% के हिसाब से उसको सॉल्व किया। ठीक है, चलो जी, अगर ये भी हो गया तो बेटा जी इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है समाप्त। हम लोग छोटा वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं ताकि अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बहुत बड़ा वीडियो देख पाओ। हम क्विकली सवालों को डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट, तुम्हें एक आइडिया लगे, फिर तुम अपनी प्रैक्टिस पे जाओ, जो सवाल नहीं आए उनको समझो। ठीक है, चलो जी, तो इसी के साथ आज का सेशन भी रैप अप करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।